दोस्तों आज दिल्ली जा रही हूँ किसी काम से, वापस आ जाऊँगी थोड़ी देर में ही। सांपला के पास में देखिए वही टावर है जहाँ पे कोम डक्स बैठते हैं। अभी एक डक बैठी है यहाँ पे और ये पावर लाइंस पे भी बैठ रही हैं। एक मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, किसी सब्सक्राइबर के क्वेश्चन पर ही बनाया था कि बर्ड्स को जो है शॉक क्यों नहीं लगता, मतलब बिजली का जो झटका है वो बर्ड्स को क्यों नहीं लगता। उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन भी किया था और इसमें भी मैं शेयर कर दूंगी उसका लिंक, तो आप दोबारा देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जब बर्ड्स बैठती हैं किसी इस पर जो पावर लाइंस होती हैं या पावर ग्रिड है उस पर पर्च करके बैठती हैं, तब उनको शॉक नहीं लगता, ये बात सही है। लेकिन अगर उड़ते उड़ते बर्ड्स की बॉडी, किसी भी पक्षी की बॉडी अगर पावर लाइन से टकरा जाती है डायरेक्टली, तब उसको शॉक लगता है और उसकी मौत भी हो जाती है। बहुत सारे बर्ड्स की इस तरह से, खास करके जो बड़े साइज़ की बर्ड्स होती है जिसमें कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का नाम आता है, फ्लोरिकन्स का नाम आता है, इनकी मौत ही इसी वजह से हो रही थी सबसे ज़्यादा जैसलमेर वगैरह के इलाके में, क्योंकि वहाँ पे जो विंड पावर जनरेट करने के लिए या हाई टेंशन पावर लाइंस होती हैं वहाँ पर जो है बॉडी उनकी, क्योंकि वो बड़े साइज़ की बर्ड्स होती हैं और जब उड़ती हैं तो थोड़ी क्लमजी फ्लाइट होती है, बहुत एक्टिवली नहीं उड़ पाते हैं। तो जब वो स्ट्राइक करते हैं, अगर बॉडी उनकी टच कर जाती है पावर लाइंस के साथ में, तो उनको शॉक लगता है और मौत भी हो जाती है। और आपको पता ही है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तो हाईली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, तो अब जो है कोशिश की जा रही है कि उनकी इस तरह से जो है मौत ना हो, मिनिमाइज़ किए जाएँ इस तरह के एक्सीडेंट्स। यहाँ पर दोस्तों देखिए पानी था जिस समय बारिश का मौसम था, लेकिन अब यहाँ पे पूरी काई जम चुकी है। जो वो पानी का सरफेस है ना पूरा हरा हो चुका है, इसमें काई जम चुकी है। इसमें है कुछ ईग्रेट्स और कॉर्मोरेंट्स बैठे हैं, कुछ उस तरफ भी बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये देखिए, और इसमें डक्स भी हैं जो ये वही कोम डक है, देखिए वहाँ पे पीछे ना कुछ खाना ढूंढ रही है वो। तो बेसिकली वो जो कोम डक्स उस टावर पे बैठते हैं वो रहते ही इसी जगह पर है, खाना वगैरह यहीं पर ढूंढते होंगे। पीछे आपको दिख ही रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ये कोम डक ही है, इसको नॉब बिल डक कहते हैं, नकटा कहते हैं हिंदी में। तो नॉब बिल डक का जो ये है, ये एक माइग्रेटरी बर्ड है, माइग्रेटरी डक है। और ये देखिए ये उड़ के जा रही है। बाकी कॉर्मोरेंट्स और ईग्रेट्स तो यहीं के लोकल हैं। और अब इस एरिया में पूरी काई जम चुकी है। अभी आगे चलकर देखते हैं, और भी सांपला के पास में वेटलैंड्स हैं। एक वो जगह है जहाँ पे जलकुंभी है बहुत सारी, तो देखते हैं आज वहाँ पे क्या दिखता है। यहाँ पर भी देखिए कॉर्मोरेंट्स बैठे हैं बहुत सारे इस पेड़ पर, और कुछ ईग्रेट्स हैं। तो इस तरह के जो वेटलैंड्स हैं ना, अभी तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन जब फ्लॉक्स में आती है ना सारी डक्स अलग अलग, जो आज मेरा वीडियो आया 17 अक्टूबर है, तो आज दिन में जो मेरा वीडियो आया है उसमें अगर आप देखें तो कुछ माइग्रेटरी डक्स उसमें दिखाई दे रही हैं, जैसे कुछ गार्गनी है, उसमें यूरेशियन कूट्स हैं और कोम डक्स हैं। मेनली यही 3 माइग्रेटरी डक्स हैं उसके अंदर, बाकी सब इधर की रेजिडेंट बर्ड्स हैं। तो ये बर्ड्स जो इनके साथ में और भी फ्लॉक में बर्ड्स होते हैं, इसमें शोवेलर्स होते हैं, नॉर्दर्न शोवेलर्स मेल एंड फीमेल, गढ़वाल होते हैं, यूरेशियन विजियंस होती हैं, यूरेशियन टील्स होती हैं। तो ये सारी बर्ड्स जो है एक साथ फ्लॉक में चलती हैं। तो ये पूरा जो वेटलैंड्स है ये पूरा भर जाता है एकदम। आपको छोटे छोटे काले सफ़ेद आपको डॉट्स दिख रहे होंगे। तो आपको पूरा अपना जो जूम कैमरा है उससे आप एक एक स्पीशीज़ को पहचान पाओ, ये भी बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इतना दूर होते हैं। अगर आप पास में ज़्यादा सुल्तानपुर वगैरह में आप जाओ तो पास में जो है जाके आप देख सकते हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप पास से उसको फिल्म कर सकते हो। ये वो जलकुंभी वाली जगह है, यहाँ पर तो काई नहीं जमी है, पानी अभी तक ठीक ठाक है। और यहाँ भी क्योंकि दोपहर का टाइम है ना, तो ज़्यादातर कॉर्मोरेंट्स ही दिख रहे हैं सब जगह। जब मैं वापस आऊँगी उस टाइम पे थोड़ा इवनिंग टाइम होगा तो शायद कुछ और दिखे। अभी तो फ़िलहाल यहाँ भी कॉर्मोरेंट्स ही बैठे हुए हैं ये पेड़ पर। कुछ मुझे एशियन पाइट स्टारलिंग्स भी दिख रही थी सामने ज़मीन पर चलते हुए, लेकिन अभी फोकस करने पे तो दिखाई नहीं दे रही हैं कहीं आसपास। लेकिन यहाँ पे एशियन पाइट स्टारलिंग का नेस्ट है, मैंने दिखाया भी है आपको। ब्लैक क्राउन नाइट हेरन का भी यहाँ पर नेस्ट है, बहुत सारे कॉर्मोरेंट्स और ईग्रेट्स का नेस्ट भी यहीं पर है। ये सब आप पहले देख चुके हैं। और उन वीडियोज़ में मैंने इको टूरिज़म की भी बात की थी, और इको टूरिज़म का क्या इम्पोर्टेंस है, और अलग अलग जो पूरी दुनिया भर में
जो जोन्स है, बायोजोग्राफिक जोन्स हैं, वो कैसे बटे हुए हैं, अपने देश में कौन कौन से बायोजोग्राफिक जोन्स हैं वो कैसे बटे हुए हैं, वो सारे वीडियोस मैंने इसी जगह पर बनाए थे। उनके लिंक मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ। तो एक बार फिर से इको टूरिज़्म की इम्पोर्टेंस आती है कि जैसे आप किसी भी जगह पे एज अ टूरिस्ट जाते हैं तो आपका काम सिर्फ ये नहीं है कि आप घूम कर आएंगे, आपको उस जगह के बारे में आपको अवेयर भी होना है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका रोल क्या है एज अ टूरिस्ट, एनवायरनमेंट की तरफ, वहाँ के जो लोकल पॉपुलेशन है उनकी तरफ, और आप कैसे कुछ बेटर कर सकते हैं, आपकी जो ड्यूटीज़ हैं उसको आप बेटर कैसे निभा सकते हैं। पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन इको टूरिज़्म का कॉन्सेप्ट जब से आया है तब से जो तीनों स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब कि जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है, जो टूरिस्ट्स हैं और जो लोकल पॉपुलेशन है या होस्ट पॉपुलेशन है, उन तीनों स्टेक होल्डर्स को अपना अपना रोल मालूम होना चाहिए और किसको क्या करना है, जिससे कि जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसके अलावा आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, कल्चरल एनवायरनमेंट, हर तरह का एनवायरनमेंट होता है किसी भी जगह पे आप जाते हैं तो उसको सुरक्षित रखने के लिए आपको क्या करना है, इसी को इको टूरिज़्म कहते हैं। ये देखिए, आजकल दोस्तों सूर्यास्त जल्दी हो जाता है। आज लौटने में भी थोड़ी देर हो गई, मतलब मैं 5 बजे चली वहाँ से, तो अभी 6 बज रहे हैं, 6:12 हैं अभी। तो पक्षी तो सब अपने अपने घर जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर साइड में ये वेटलैंड्स दिख रहे हैं और सूर्यास्त भी जस्ट अभी अभी हुआ है, तो आकाश का रंग भी बड़ा प्यारा लग रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर रुक के थोड़ा सा शूट करती हूँ यहाँ पर। ये धतूरे के फूल हैं और अभी जितनी रोशनी इसमें दिख रही है, इससे कम ही रोशनी है एक्चुअली कैमरे में जितनी दिख रही है उससे कम है रियलिटी में। लेकिन जब तक मैं पहुंचूंगी रोहतक, वहाँ पर पिछली बार तो मुझे नहीं मिले थे बर्ड्स। जो एक जगह थी जहाँ पर मुझे गॉडवेट्स और बाकी 3-4 तरह के सैंड पाइपर अलग से मैंने दिखाए थे आपको, उस जगह पर पानी सूख गया था और घास वगैरह उग गई थी और घास की कटिंग भी कर रहे थे वहाँ पर लोग, तो वहाँ पर बर्ड्स मुझे लास्ट 2 बार से नहीं मिले थे। तो आज भी शायद मिलते या नहीं मिलते पता नहीं, लेकिन वैसे भी मैं लेट हो गई हूँ, तो अब आज वहाँ पर शूट करने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो देखती हूँ, अभी कुछ बर्ड्स अभी भी उड़ रही हैं यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, अब पहुँचते पहुँचते चंद्रमा पूरा उग गया है और एक्चुअली शरद पूर्णिमा आज ही है, मतलब वाल्मीकि जयंती भी है आज, तो पूर्णिमा आज ही है। तो शरद पूर्णिमा का चांद देखिए दिख रहा है आपको सामने आकाश में, और इसके साथ ही जो है विंटर्स की शुरुआत होती है, आप कह सकते हैं हल्का ऑटम, क्योंकि हमारे यहाँ ऑटम वैसे होता नहीं है जैसे बाहर की कंट्रीज में होता है। वहाँ पर तो ये सीज़न फॉल होता है, मतलब इस समय जो पत्तियाँ वगैरह होती हैं, पेड़ अपने पत्तों को शेड करते हैं। लेकिन हमारे देश में क्या है कि वो स्प्रिंग टाइम जो होता है ना, उसी टाइम पे पत्ते भी गिरते होते हैं। तो हमारे देश में अलग से ऑटम या फॉल का सीज़न नहीं होता, लेकिन ये वाला टाइम आप उसमें काउंट कर सकते हैं। और देखिए, आज 17 अक्टूबर है, आज ही सूर्य की संक्रांति भी थी, मतलब सूर्य आज से तुला राशि में गए, नीच की राशि में। तो देखिए, आप जब सूर्य उच्च की राशि मेष में जाते हैं तो उस समय गर्मियों की शुरुआत होती है, जो कि 15-16 अप्रैल के आसपास होती है। और जब ये तुला में जाते हैं, जो कि 15, 16, 17 अक्टूबर के आसपास होती है, तो उस टाइम पे विंटर सीजन की शुरुआत हो जाती है। और सूर्य के नीच होने के साथ साथ ही आप देखेंगे थोड़ा सा जो है गले की, छाती की जो इन्फेक्शंस होते हैं, बीमारियों में थोड़ा सा इजाफा होता है, क्योंकि विंटर की शुरुआत जैसे ही होती है तो इन्फेक्शंस और पोल्यूशन जो होता है उसकी वजह से, क्योंकि हवा की थोड़ी डेंसिटी बढ़ने लग जाती है मौसम ठंडा होने की वजह से, और इसलिए वो पोल्यूट भी जल्दी होता है। और इस बार और भी थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सूर्य के साथ साथ 3 दिन बाद मंगल भी नीच के हो रहे हैं, और मंगल का ये जो कंडीशन रहेगा ये अगले 6 से 8 महीने तक ऐसा ही रहेगा, क्योंकि बीच में मंगल जो है वक्री चाल में भी जाएंगे, 2 महीने वक्री रहेंगे, और उसके बाद ये कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं, तो वक्री होके वो वापस मिथुन में जाएंगे, और उसके बाद वहाँ पर मार्गी होने के बाद फिर आगे कर्क में फिर से आएंगे। तो अभी नीच स्थिति जो मंगल की, मतलब वीक कंडीशन रहेगी इनकी काफ़ी समय तक। तो इस बार लोगों को बहुत ही ज़्यादा अपने हेल्थ का ध्यान रखना होगा। दोस्तों, ये देखिए, करक चतुर्थी अर्थात करवा चौथ का चांद है, रेड मून है। करवा चौथ पे हर साल मैं अलग अलग कलर देखती हूँ चंद्रमा में, ज़्यादातर लाल रंग का ही आता है, और उसके अलावा कभी कभी पिंक या पर्पल भी हो सकता है, या बिल्कुल सफ़ेद भी होता है कभी कभी।
तो आज के चंद्र में ये खास बात है कि आज चंद्रमा अपनी उच्च की राशि में है और अपने सबसे प्रिय नक्षत्र रोहिणी में है इस समय। तो वृषभ राशि चंद्रमा की उच्च की राशि होती है। इसमें कृतिका नक्षत्र के 3 पद मिलेंगे, रोहिणी नक्षत्र पूरा मिलेगा और मृगशिरा के 2 पद मिलते हैं। तो इस समय सुबह तक तो चंद्रमा जो है वो कृतिका में थे, लेकिन अब रोहिणी नक्षत्र में है। तो ये बहुत ही ख़ास है क्योंकि देखिए इतना शुभ दिन है और उच्च के ही नहीं है, केवल अपने सबसे प्रिय नक्षत्र के अंदर भी हैं। तो इसकी कहानी है, शायद मैंने पहले भी बताया हो या शायद मैंने अपने एस्ट्रो के किसी लाइव शो में बताया होगा कि दक्ष की जो 27 कन्याएं थी उनमें से रोहिणी भी एक थी और 27 कन्याओं का विवाह जो है वो चंद्रमा के साथ किया गया था। लेकिन चंद्रमा की जो सबसे प्रिय पत्नी थी वो रोहिणी ही थी। तो इसलिए बाकी पत्नियों ने जो है अपने पिता से शिकायत की और दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया कि वो अपनी पत्नियों में भेदभाव करते हैं। तो इसकी वजह से चंद्र को क्षय रोग हो गया और जब क्षय रोग हुआ तो उन्होंने जाकर भगवान शंकर की शरण ली और भगवान शंकर ने उनका रोग दूर किया, निरोगी काया उनको प्रदान किया। तो जिस दिन चंद्र सबसे कमज़ोर होते हैं अर्थात अमावस्या के दिन, उस दिन उनको भगवान शंकर के मस्तक पे स्थान मिला है। और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की ये कहानी है। तो जो ये जो ये चंद्रमा को क्षय रोग से मुक्ति देने की कहानी है, ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी है। दोस्तों ये जो अलग अलग रंग हमें चंद्रमा के दिखाई देते हैं, जैसे रेड मून अभी दिखाई दे रहा था थोड़ी देर पहले, तो उसका कारण क्या है? तो यही चीज़ जो है इक्लिप्स के दौरान भी होती है, उसको रैले स्कैटरिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आपको पता ही है कि चंद्र का अपना जो है रोशनी नहीं है, मतलब वो खुद लुमिनस बॉडी नहीं है, नॉन लुमिनस है। सूर्य और सितारों में अपनी रोशनी है। तो चंद्रमा को जो रोशनी मिलती है वो सूर्य से मिलती है और उसी से वो दिखाई देता है, विजिबिलिटी उसकी होती है। तो कोई भी चीज़ किस कलर की हमें दिखेगी वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वहाँ से कौन सी लाइट का वेवलेंथ जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो विब गियर जो हमें पता है कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इसमें से अगर रेड जो वेवलेंथ है केवल वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आ रही है तो वो ऑब्जेक्ट हमें रेड दिखाई देगा। बाकी सारे वेवलेंथ्स अब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो क्या होता है कि जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन ज़्यादा होता है तो उस टाइम पे केवल रेड वेवलेंथ की लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होके आती है हमारी आंखों तक और बाकी जो वेवलेंथ्स है वो स्कैटर हो जाते हैं। तो इस वजह से ये रेड दिखाई देता है। जो शास्त्रों में विधि विधान है, जो जिस तरह से बनाए गए हैं और जिसको सदियों से मानते आ रहे हैं, उसको इसलिए मानते हैं क्योंकि ये हमें अपने जड़ से जोड़े रखता है। तो जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है या ज्योतिष है उसके तहत आप हर बात को समझ सकते हैं। जो भी हमारे रिचुअल्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, किस तरह से फॉलो किए जाते हैं और क्यों वो चीज़ें की जाती हैं, हर चीज़ का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगी। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।